सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अब भी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। क्या कोरोना महामारी की इस लहर की गंभीरता को भारतीय जनता पार्टी सरकार समझ रही है? दिल्ली सरकार ने 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान किया। 2 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान राजस्थान सरकार कर चुकी है। और यही नहीं, महाराष्ट्र में लॉकडाउन तो चल ही रहा है। यानी कि राज्यों को छोड़ दिया गया है कि भाई तुम जो मर्जी करो, मगर केंद्र सरकार जिसे सारथी के तौर पर काम करना चाहिए था, जी हां, बिल्कुल जिस तरह से कृष्ण भगवान ने अर्जुन के रथ के सारथी के तौर पर काम किया था, वो काम केंद्र सरकार को, वो काम मोदी सरकार को करना चाहिए था, मगर मोदी सरकार पूरी तरह से नदारद है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं मोदी सरकार और उसके मंत्री कर क्या रहे हैं। आपके स्क्रीन पर ये हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह, क्या बोल रहे हैं। कुंभ मेला हो या रमजान, उत्सवों में हिस्सा लेने वाले लोग कोरोना से बचाव के लिए निर्धारित नियमों का पालन करने में विफल सिद्ध हुए। हमारे गृह मंत्री जो लोग कुंभ में भाग लेने गए या रमजान में जो भाग ले रहे हैं, उन पर दोष मढ़ रहे हैं कि इन लोगों ने कोरोना से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया। तो कृपया गृह मंत्री नजर डालिए कि आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज भी देश के गृह मंत्री चुनावी रैलीज, रोड शोज को संबोधित कर रहे हैं। खुलेआम देश की जनता के सामने गलत बयानी करना, खुलेआम एक किस्म की बेशर्म राजनीति और खुलेआम चले आ रहा है दोस्तों। अब गौर कीजिए इस शख्स पर। आपके स्क्रीन पर यह हैं पीयूष गोयल, क्या कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संकट का सामना करने के लिए 18 से 19 घंटे काम कर रहे हैं। ये कौन पीयूष गोयल हैं दोस्तों? ये मशवरा दे रहे थे कल तक कि राज्यों को यह नियमित करना चाहिए कि ऑक्सीजन की जो मांग है उस पर कैसे काबू पाया जाए। कोई बेचारा अस्पताल में मर रहा है और यह कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की मांग पर किस तरह से काबू पाया जाए। ऑक्सीजन की जो जरूरत है राज्य सरकार वही पूरी नहीं कर पा रहे हैं और माननीय पीयूष गोयल यह कह रहे हैं कि साहब ऑक्सीजन पर किस तरह से कमी पाया जाए, इस पर राज्य सरकार काम करे। ये न जाने किस ग्रह में रहते हैं, इन्हें देश की समस्या से कोई लेना देना नहीं। और आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री 18-19 घंटे काम करते हैं। अरे 18-19 घंटे काम मत कीजिए। पिछले 1 साल से जिस तरह से आपने कोरोना संकट को हैंडल किया है, मेरी मानिए तो माननीय 18 से 19 घंटे सोने का काम कीजिए। क्योंकि जब आप 18 से 19 घंटे सोकर उठेंगे तो आप फ्रेश होकर उठेंगे और उसके बाद आप यकीनन देश की समस्या का सामना करेंगे। मैं आपको दिखलाना चाहता हूं दोस्तों, ममता बनर्जी इस वक्त देश के चुनाव आयोग से गुहार लगा रही हैं कि जो 3 चरण बचे हैं, कृपया उसे 1 चरण में मतदान के लिए किया जाए। वो कह रही कि कोरोना संकट लगातार गंभीर हो रहा है। ममता बनर्जी यहां पर मिन्नतें कर रहे हैं, मगर हमारी जो सरकार है, हमारा चुनाव आयोग, उसका दिल नहीं पसीज रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। संबित पात्रा, हालांकि संबित जी, आपको शोभा नहीं देता कि आप कोरोना, विकास जैसे मुद्दों पर कुछ कहें, क्योंकि आपको तो वही शिशुपाल, हिंदू मुस्लिम, आपके मुंह से वही शोभा देता है। मगर वो कह क्या रहे हैं, देखिए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई की गंभीरता में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। जब से कोरोना भारत में आया है, तब से भारत ने सबसे अच्छे तरीके से लड़ाई कोरोना के खिलाफ लड़ी है। संबित, जब ये बात आपने लिखी थी, चाहे बेशक आपने अमित शाह का हवाला दिया, तब आपको 2 बार अंदर कुछ मन में कुछ कचोटा था क्या? थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी लज्जा आई थी, थोड़ी सी शर्म आई थी। मैं आपको बतला रहा हूं, देश के गृह मंत्री दोष किस पर मढ़ रहे हैं? कुंभ आयोजन और रमजान में जो लोग शरीक हैं, और खुद आप लोग ताबड़तोड़ चुनाव रैलीज कर रहे हैं। ममता बनर्जी ये लगातार मांग कर रही हैं कि 3 चरणों का मतदान ना हो।
ममता बनर्जी ने यह भी फैसला किया है कि अब मैं अपनी चुनावी सभाएं जो हैं वो बहुत ही सीमित रखूंगी, जहां सीमित लोग पहुंचे। कम से कम यह ऐलान तो कर रही है ममता बनर्जी। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं अमित शाह जी, या आपके तमाम सरकार और भारतीय जनता पार्टी से, कि क्या आपने ऐसा कोई ऐलान भी किया है? मतलब कहने के लिए ही कर देते ऐलान, वो तक आपने नहीं किया है और आप इस तरह का नाटक कर रहे हैं। दोस्तों, दुख की बात यह है कि सरकार इस कदर अहंकारी हो गई है कि इनको कोई मशवरा भी दे रहा है ना, इसे भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। उसका भी जवाब इतनी बदतमीजी से, इतने ढीठ अंदाज में दिया जा रहा है ना, जो पूरी तरह से अप्रत्याशित है। अभी एक ही दिन पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस सरकार को 5 मशवरे दिए थे और उसमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं थी। जी हां, वो मशवरा क्या था वो मैं आपको बताऊंगा, मगर इसका जवाब आज देश के स्वास्थ्य मंत्री ने दिया है। देश के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर? उन्होंने कहा है कि इतिहास आपको बहुत अच्छे से याद करता मनमोहन जी, अगर आपने इसी तरह का मशवरा कांग्रेस को दिया होता। यही नहीं, हर्षवर्धन आगे यह भी कहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपनी पार्टी को समझाना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मुद्दे की जानकारी नहीं है, उन्हें किसी को अपडेट करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह भी मशवरा किया है या दिया है कि आप ज्यादा से ज्यादा कोरोना टीके का इस्तेमाल करें और विदेशों से मंगवाएं। तो इस पर क्या कहना है हर्षवर्धन का? वो कहते हैं कि हमने तो ये 1 हफ्ते पहले ही कर दिया था। मगर आपको यह पता होना चाहिए हर्षवर्धन जी कि इससे बहुत पहले राहुल गांधी ने आपसे कहा था कि आप 1 या 2 टीके नहीं, दुनिया भर में जहां जहां टीके बने हैं उसे भारत मंगवाइए और लोगों को टीके दीजिए। तब जब उन्होंने यह कहा था, आप लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था, उन्हें वैक्सीन कंपनीज का दलाल भी बताया था। अब जबकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री आपको मशवरा दे रहे हैं, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इस कदर आपके अंदर अहंकार है। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दरअसल वो 5 मशवरे थे क्या। आप खुद देखिए, क्या इसके अंदर किसी तरह की कोई सियासत है, किसी तरह की कोई तंज है, जिस तरह का तंज यहां पर हर्षवर्धन कस रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री पर? सुनिए क्या क्या कहा था मनमोहन सिंह ने। सबसे पहले मोदी सरकार को अगले 6 महीनों के लिए वैक्सीन के दिए गए ऑर्डर तथा उन्हें किस तरह देश के विभिन्न राज्यों के बीच वितरित किया जाए, इसके बारे में बताना चाहिए। सिंह ने कहा कि यदि हम पर्याप्त आबादी को टीका लगाना चाहते हैं तो हमारे पास एडवांस में पर्याप्त ऑर्डर होने चाहिए ताकि हम सही समय पर वैक्सीन की सप्लाई कर सकें। क्या कह रहे हैं कि आपको किस तरह से वैक्सीन लोगों तक पहुंचाना है, उसको लेकर एक रणनीति होनी चाहिए। क्या गलत कहा इसमें मनमोहन सिंह ने? दूसरा मशवरा क्या दिया था आपकी स्क्रीन पर? दूसरी सलाह में पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार को इन टीकों के विभिन्न राज्यों को किए जाने वाले वितरण का फॉर्मूला बताना चाहिए कि किस आधार पर टीके वितरित किए जाएंगे। इसी आधार पर राज्य टीकाकरण की योजना बना सकेंगे। इनमें से केंद्र सरकार 10% टीके इमरजेंसी के लिए रख सकती है। 2 बातें यहां पर हैं, यानी कि आप किस राज्य को कितने टीके भेज रहे हैं उसका एक फॉर्मूला बनाइए ताकि राज्य यह तय कर सकें कि हमें जनता तक कैसे इन टीकों को पहुंचाना है, इस वैक्सीन को पहुंचाना है। मुझे बताइए ना, क्या गलत है इसमें? तीसरा मशवरा आपकी स्क्रीन पर। तीसरी सलाह में सिंह ने कहा कि देश में बीमारी को रोकने के लिए 45 वर्ष से कम आयु वाले लोगों को भी वैक्सीनेशन में छूट दी जानी चाहिए, यानी कि वैक्सीन फॉर ऑल। इनमें से जितने भी अब तक मैंने आपको मशवरे डॉक्टर मनमोहन सिंह के सुनाए, क्या इसमें कोई भी राजनीति है? अब चौथे पर गौर करते हैं। चौथी सलाह में कहा गया है कि भारत में वैक्सीनेशन का काम अधिकतर प्राइवेट कंपनियों के हाथ में है। वर्तमान की आपातकालीन परिस्थितियों तथा जन स्वास्थ्य को देखते हुए वैक्सीन उत्पादकों को फंड तथा छूट देनी चाहिए ताकि वे तेजी से मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकें और अधिक से अधिक वैक्सीन बना सकें। वो क्या कह रहे हैं कि जितनी भी अड़चनें हैं वैक्सीन कंपनियों के रास्ते में, उस सबको हटा दो ताकि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन बन सके। कितना बड़ा देश है हमारा, 130 करोड़ की आबादी है। तो ये जो चौथा मशवरा है वो सही है या गलत है, आप मुझे बताइए। 5वां मशवरा क्या दिया उन्होंने?
उन्होंने कहा कि घरेलू वैक्सीन निर्माता पर्याप्त मात्रा में टीके नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए हमें उन विदेशी वैक्सीन को आयात करने की मंजूरी देनी चाहिए जिन्हें यूरोपियन मेडिकल एजेंसी या यूएसएफडीए ने मंजूरी दे दी है। इस पर यह मजाक उड़ा रहे थे कि हमने तो 1 हफ्ते पहले कर दिया। हर्षवर्धन जी, 1 हफ्ते पहले नहीं, यह काम आपको आज से कई महीनों पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि जब राहुल गांधी ने आपको यह मशवरा दिया था, आप उसका मजाक उड़ा रहे थे। और दोस्तों, दुख की बात यह है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि न्यूज चैनल्स और सरकार क्या कर रहे थे। पहले तो यह तस्वीर देखिए। पतंजलि ने यह दावा किया कि हमने कोरोना के इलाज के लिए कोरोनिल दवाई छोड़ दी है मार्केट में। हमारे हर्षवर्धन जी नितिन गडकरी के साथ मिलकर इसका उद्घाटन कर रहे थे। क्या इसका कोई वैज्ञानिक जमीन है? कोरोनिल इलाज है कोरोना का, क्या इसके कोई प्रमाण हैं? इसकी कोई वैज्ञानिक जमीन है? बताइए। और यही नहीं, कुछ दिनों पहले हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे साइंस मंत्री काउ साइंस यानी गाय से जुड़े विज्ञान को विकसित करने की बात कर रहे थे। मैं सबसे पहले यह आपसे पूछना चाहता हूं हर्षवर्धन जी, आपने कोरोनिल को लेकर जो लंबा चौड़ा आयोजन हुआ था, उसको लेकर आपने उद्घाटन किया। यह खबर देखिए दोस्तों। इस खबर के मुताबिक पतंजलि पीठ में रहने वाले 39 लोगों को कोरोना हो गया है। वो कोरोना से संक्रमित हैं। तो यह सवाल मेरा हर्षवर्धन जी से भी और रामदेव जी से भी, इन लोगों को कोरोनिल खिलाई कि नहीं आपने? क्योंकि अगर कोरोनिल इतनी चमत्कारी दवा होती और अगर आपने उन 39 लोगों को खिला दिया होता तो उनका तो इलाज हो जाना चाहिए था। उनका इलाज तो हो जाना चाहिए था ना। हमारे हर्षवर्धन जी, जो कहने को साइंस मंत्री हैं, कहने को स्वास्थ्य मंत्री हैं, इस तरह के अनसाइंटिफिक काम कर रहे थे और फिर यह हमला बोलते हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर, जो अपनी तरफ से एक सकारात्मक सोच लेकर सामने आए। वाकई शर्म तक नहीं आती इनको। और उससे भी बड़ी बात दोस्तों, ये देखिए, इंडिया टीवी इस चीज का प्रचार प्रसार कर रहा है कि कोरोनिल किस तरह से इलाज है कोरोना का। क्या इन्होंने किसी तरह का कोई वैज्ञानिक शोध किया कोई वैज्ञानिक शोध? क्या इस बात के कोई वैज्ञानिक प्रमाण है कि हां, कोरोनिल लेने से कोरोना भाग जाएगा? कोई प्रमाण नहीं है दोस्तों। मगर कुछ दिनों पहले आपको याद है, देश के एक मंत्री आपके स्क्रीन पर इस चीज का विज्ञापन कर रहे थे कि इस तरह से भाभी जी पापड़ खाने से कोरोना का इलाज होता है। आजाद भारत के इतिहास में इससे ज्यादा अनसाइंटिफिक सरकार कोई नहीं हुई। और एक और बात, मंत्री तो अनाप शनाप बातें कर ही रहे हैं, राज्यों में इनके नेता क्या कर रहे हैं उसकी एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी हैं। वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी ने यह खबर जो है अपने ट्विटर पर इसका प्रचार प्रसार किया है। खबर क्या है? प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आलोक शर्मा की शर्मनाक नेतागिरी, शव वाहन की व्यवस्था के बाद शव ले जा रहे वाहन का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में किया वायरल। यानी कि एक शव वाहन जा रहा है, उसके सामने भी ये लोग सेल्फी खिंचवा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। ये वीडियो देखिए दोस्तों, मैं क्या बोलूं, अगर आप इस सरकार के समर्थक भी हैं ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास शब्द नहीं रह जाएंगे। देखिएगा। और यही वो मध्य प्रदेश है जहां के इंदौर में कल ही की बात है, गुजरात से ऑक्सीजन लेकर एक बहुत बड़ा ट्रक आता है। ये लोग 2 घंटे तक रोके रखते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेस के सामने ये लोग फोटो खिंचवा रहे थे। 2 घंटे तक इन्होंने रोक कर रखा था। मैं आज समझना चाहता हूं कि आपके लिए क्या जरूरी है, देश की जनता की सेवा, राज्य की जनता की सेवा, या फिर इस तरह से आप जो है काम कर रहे हैं वो? कोई जवाब है आपके पास? दोस्तों, जाने माने लेखक अजय सिंह ने एक कविता लिखी है। अजय सिंह ने कविता किसके लिए लिखी है? उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अब जाहिर सी बात है, जब कवि ने किसी का नाम नहीं लिया तो मैं भी उसे नाम नहीं दे सकता। इस कविता का शीर्षक है
मरघट का शहंशाह। मैं चाहूंगा कि आप इस कविता को मेरी आवाज में सुने। मैं यह भी नहीं बताऊंगा आपको कि यह कविता किसके लिए लिखी गई है, मगर यह कविता बहुत ही जोरदार है दोस्तों। मैं चाहूंगा कि आप इस कविता को सुने। उसकी ख्वाहिशों की तो कोई इंतहा ही ना थी। वो ऊंचे से ऊंचे मकामों पर बढ़ता गया, लाशों की सीढ़ियां चढ़ता गया। खुदा कहलाने का शौक था जिसे, मरघट का मसीहा बन के रह गया। तुम पत्थर की कब्रें बनाना बंद करो, वो मंच समझकर चढ़ जाएगा। फिर शुरू कर देगा भाषण यह सोचकर कि कोई ना कोई मुर्दा तो सुनने आ जाएगा। जिसने दिन रात बस जहर घोला हो हवा में, क्यों उम्मीद करते हो तुम्हारे लिए ऑक्सीजन लाएगा। शमशानों कब्रिस्तानों में कंपटीशन कराने वाला क्या खाक तुम्हारे लिए अस्पताल बनाएगा। ऐसा ना समझो कि उसे तुमसे मोहब्बत नहीं है या तुम्हारे जिंदा रहने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस उससे कुछ कहो मत, सुनते रहो। फिर देख लेना मियां, जिंदों की तो क्या ही कहो, बहुत जल्द मुर्दों से भी वोट दिलवाएगा। अजय सिंह, बहुत ही खूबसूरत कविता आपने लिखी दोस्त, और देश की जनता जानती है कि कविता किसके लिए लिखी गई है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये निगमबोध घाट का वीडियो है जो फिल्म निर्माता और निर्देशक विनोद कापड़ी ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। आप इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। ये वीडियो शुरू किसकी तस्वीर से होता है और निगमबोध घाट का है जहां पर शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। ये वीडियो बहुत कुछ कहता है। मैं चाहूंगा आप देखें वीडियो, देखिए। कल लॉकडाउन है। हाँ, कल से लॉकडाउन। एक हफ्ते के लिए बंद है। त्राहिमाम मचा हुआ है। दिल्ली में हालात काबू में नहीं है, महाराष्ट्र में हालात काबू में नहीं है, राजस्थान में हालात काबू में नहीं है। यह बात तय हो गई कि जो लोग ढोल पीट रहे थे अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था का, अपनी मोहल्ला क्लिनिक्स का, कि हम कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं, वो सब एक्सपोज हो गए आज की तारीख में। और ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए भी हो रहा है कि आज की तारीख में देश के सामने कोई ऐसा सारथी नहीं है कृष्ण जैसा जो इस समस्या का समाधान कर सके। दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश के भारत समाचार न्यूज चैनल देख रहा था और उसमें मैंने देखा कि एक रिपोर्टर हालात को बयां करते करते रोने लगा, क्योंकि उसका सामना हो रहा था वहां जो खराब व्यवस्था है उसको लेकर। खबर क्या मैं आपको बतलाना चाहता हूं, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। खबर आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में मरीज भर्ती का बहुत बड़ा संकट। सरकार के एक बड़े आदेश के चलते मर रहे हैं मरीज। बिना सीएमओ अनुमति कोई कोरोना मरीज की भर्ती नहीं, यानी कि कोरोना मरीज की कोई भर्ती नहीं। और दोस्तों, भारत समाचार में वो रिपोर्टर बता रहा था कि सीएमओ सो रहा है, सीएमओ में कोई कॉल तक नहीं उठा रहा है, और यहां पर कोई भी कोरोना की भर्ती जब तक आपको सीएमओ की अनुमति ना मिले तब तक नहीं होगी। इस मुद्दे पर क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी आपके स्क्रीन पर। कई जगहों से सूचना आई है कि कई गंभीर मरीजों को सीएमओ के पत्र के बिना एडमिट नहीं किया जा रहा। मुख्यमंत्री जी से सीएमओ के पत्र के इंतजार में लोगों की जानें जा रही हैं। ये नियम बंद कराएं और लोगों की जान बचाएं। ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे कि गंभीर मरीजों का अस्पताल में एडमिशन आसान हो सके। ये वो चीजें हैं दोस्तों जिसे राज्य सरकारें बहुत आसानी से हटा सकती हैं, क्योंकि देखिए, व्यवस्था या नियम कानून ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे इंसान को तकलीफ हो। यह सोच के भी परे, क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद को कोरोना है, तो उन्हें समझना चाहिए आम इंसान का दर्द। आप अंदर से इतने बेदिल नहीं हो सकते, आप इस बेरुखी से जनता की समस्याओं का सामना नहीं कर सकते। और जाते जाते मैं आपको टेलीग्राफ के पहले पन्ने पर छपी यह खबर दिखाना चाहूंगा दोस्तों आपके सामने। जब चिताएं जल रही थीं तब मोदी 16 रैलियां कर रहे थे। बस दोस्तों, इसके अलावा
मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।